गौरी कहानी के भाग 3 में आपका स्वागत है। भाग 2 में आपने पढ़ा था कुछ एक भूलें हो गई थी, गलतियां हो गई थी, जिनके कारण आपने भाग 3 में भाग 2 को ही देख लिया था और कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी जिसके कारण जो भाग 3 था और भाग 4 था वो शायद डिलीट हो गया है ना, तो अपलोड नहीं हो पाया था। और कल मुझे कमेंट मिला, इसके पहले भी कमेंट्स मिले थे, तो मैंने ध्यान करके आप लोगों के लिए भाग 3 जो है आज इस गौरी कहानी को कंप्लीट किया है। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया था लेकिन कुछ एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। भाग 2 में हमने जाना कि राधा कृष्ण जो है विवाह जो है तय कर देते हैं। किसके साथ? गौरी का विवाह राधा कृष्ण जी के साथ जो है तय होने के लिए बात आती है, लेकिन राधा कृष्ण जो है अपनी पुत्री गौरी का विवाह तय करना चाहते हैं। किसके साथ तय करना चाहते हैं? आपने कहानी में पढ़ा कि सीताराम जी हैं, है ना, सीताराम जी के साथ विवाह करना चाहते हैं। लेकिन फिर जो है कुछ एक ऐसे रिश्ते आते हैं पत्नी के कहने से, क्योंकि तो वह उनका मन जो है उधर से हट जाता है और कई सारे बहाने जो है लिए जाते हैं, है ना। देखिए यहाँ पिछले भाग को हम रिपीट करते हुए चलें। राधा कृष्ण जी कहते हैं गौरी के पिताजी, क्या कह देता, उन्हें बुलाया हूँ, अगले इतवार को आवेंगे, जिससे तुम भी उन्हें देख लो। वे आने के लिए भी तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। कहने लगे, नहीं साहब, मैं लड़की देखने ना आऊँगा। इस तरह लड़की देखकर मुझे मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता। फिर जब मैंने उन्हें समझाकर कहा कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की और उसकी माँ आपको देख लेंगी, तब कहीं बड़ी मुश्किल से राजी हुए। गौरी दरवाजे की आड़ में खड़ी सब बातें सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतनी असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने की ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। राधा कृष्ण जी पान का बीड़ा उठाकर अपनी बैठक में चले गए और उसी रात फिर उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने को कई पत्र लिखे। अगला इतवार आया। आज ही सीताराम जी गौरी को देखने या अपने आप को दिखलाने आएंगे। राधा कृष्ण जी ने यह पहले से ही कह रखा है कि किसी बाहर वाले को कुछ न मालूम पड़े कि कोई गौरी को देखने आया है। अतएव यह बात कुछ गुप्त रखी गई है। घर के भीतरी आंगन में ही उनके बैठने का प्रबंध किया गया है। 3-4 कुर्सियों के बीच में एक मेज है, जिस पर एक साफ धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा दिया गया है और एक गिलास में आंगन के ही गुलाब के कुछ फूलों को तोड़कर गुलदस्ते का स्वरूप दिया गया है। बहुत ही साधारण सा आयोजन है। सीताराम जी सरीखे व्यक्ति के लिए किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता भी तो न थी। सीताराम जी जो है सीधे साधे हैं। पिछले भाग 2 में हमने जाना कि उनकी 30 रुपये कुल तनख्वाह है। कांग्रेस के दफ्तर में क्या काम करते हैं? सेक्रेटरी का काम करते हैं। 3 बार जेल जा चुके हैं। खादी का कुर्ता पहनते हैं, गांधी टोपी लगाते हैं और नॉर्मल जो है स्लीपर चप्पल पहनते हैं। तो इसलिए उनके लिए जो इतना किया गया है ये ठीक है। यथा समय यानी जितना समय निर्धारित था उसी समय सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए। बच्चे भी वहीं खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे। न जूता, न मोजा, न किसी प्रकार का ठाट बाट, पर दोनों बड़े प्रसन्न, बड़े हंसमुख। आकर घर में वे इस प्रकार खेलने लगे जैसे इस घर से वे चिर परिचित हों। चिर परिचित होने यानी बहुत पहले से इस घर को जान रहे हैं।
कुंती एक तरफ बैठी थी। बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण घर उसे क्षण भर के लिए नंद कानन सा जान पड़ा। नंद कानन यानी नंद का वन जान पड़ा, नंद का घर। ठीक है, यहाँ घर मीनिंग हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि कितने अच्छे बच्चे हैं, यदि बिना किसी प्रकार का संबंध हुए भी सीताराम जी इन बच्चों के संभालने का भार उसे सौंप दें तो वह खुशी खुशी ले ले। वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई कि क्षण भर के लिए भूल बैठी कि सीताराम जी भी बैठे हैं और उनसे भी कुछ बातचीत करनी है। इसी समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे कुछ याद आ गया हो, वह दौड़कर पिता के पास गया। उनके पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला, बाबू तुम तो कहते थे ना माँ को दिखाने ले चलते हैं, माँ कहाँ है बतलाओ। सीताराम जी ने किंचित हंसकर कहा, ये माँ जी बैठी हैं, इनसे कहो यही तुम्हें दिखाएंगी। किंचित यानी थोड़ा हंस करके, है ना। बालक ने मचल कर कहा, तुम्हें तुम दिखाओ। इसी समय एक बड़ी सी सफ़ेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर को भाग गई। बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूल कर दौड़ते हुए अंदर पहुंच गए। गौरी पिछले बरामदे में चुपचाप खड़ी थी। वह ना जाने किस ख्याल में थी। तब तक छोटे बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए पूछा, क्या तुम हमारी माँ हो? गौरी ने देखा हृष्ट पुष्ट सुंदर सा बालक, कितना भोला, कितना निश्चल। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा, हाँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा, हमारे घर चलोगी ना? बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। अब तो गौरी उसकी बातों का उत्तर न दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? हाँ खाएंगे, दोनों ने एक ही साथ एक स्वर में उत्तर दिया। कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर आकर देखा कि एक छोटा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। कुंती कौन है? गौरी की माँ है ना। एक निश्वास के साथ कुंती बाहर चली गई। निश्वास यानी अचानक जब हम सांस छोड़ते हैं। थोड़ी देर बाद ज्यों ही गौरी ने ऊपर आंख उठाई, उसने माता पिता दोनों को सामने खड़ा पाया। पिता ने स्नेह के स्वर में पुत्री से कहा, बेटा जरा चलो, चलती हो ना? गौरी ने कोई उत्तर ना दिया। उसने बच्चों का हाथ मुंह धुलाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर माँ के पीछे पीछे बाहर चली गई। बच्चे अब भी उसी को घेरे थे। वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी ने उन्हें बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठा सके, किंतु जरा सा मौका पाते ही फिर गौरी के आसपास बैठ गए। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिशें भी दायर करनी थी जो पिता के पास बैठकर ना कर सकते थे। नालिश यानी शिकायत करनी थी पिता की। छोटे ने कहा, बाबू हमें कभी खिलौने नहीं ले देते। बड़े ने कहा, मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते। छोटा बोला, आओ हमें छोड़कर दफ्तर चले जाते हैं, दिन भर नहीं आते, बाबू अच्छे नहीं हैं। बड़ा बोला, माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे। बच्चों की बातों में सभी को हंसी आ रही थी। कुंती ने बच्चों से कहा, तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बाबू को जाने दो, है ना ठीक? काफ़ी देर हो गई। यह देखकर सीताराम जी ने कहा, समय बहुत हो चुका है, अब चलूँगा, नहीं तो शाम की ट्रेन न मिल सकेगी। फिर राधा कृष्ण जी की तरफ देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है और यह मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इसलिए देखने को नहीं आना चाहता था। फिर कुछ ठहर कर बोले, और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी इन बच्चों को ज़रूरत है एक माँ की। मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ तो कल जेल में। मेरे बाद इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच समझकर विवाह को तैयार हो सका हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह, कहकर वे स्वयं हंस पड़े। राधा कृष्ण जी ने मन ही मन सोचा, तो मेरी लड़की इनके बच्चों की धाय बनकर जाएगी। धाय कहते हैं जो पालन पोषण करने वाली माँ होती है ना, जो बच्चों के पालन पोषण करने के लिए रख ली जाती थी।
कुंती ने सोचा कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन कर अपना जीवन सार्थक बना सकती है। गौरी ने मन ही मन इस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा, जैसे यह दृष्टि कह रही थी कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने के बजाय मैं इन भोले भाले बच्चों की मां बनना पसंद करूंगी। सीताराम जी को जानने के लिए प्रस्तुत देख बच्चे फिर गौरी से लिपट गए। यदि राधा कृष्ण जी झूठी सही एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ, तो सीताराम जी बच्चों को छोड़कर निश्चिंत होकर चले जाते। परंतु इस ओर से जब ऐसी कोई बात न हुई, तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस और मिठाई का प्रलोभन देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से अलग करके वे ले जा सके। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चित करने भर की देर है। ठीक है। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी। देश की परिस्थिति, गवर्नमेंट का रुख और महात्मा जी के वक्तव्यों को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। ना जाने किस दिन उन्हें फिर जेल का मेहमान बनना पड़े। पिछली बार जब गए थे तब उनकी बूढ़ी बुआ थी, पर अब तो वे भी नहीं रहीं। यह कहारिन कन्या क्या बच्चों की देखभाल कर सकेगी? बच्चों की उन्हें बड़ी चिंता थी और बच्चे भी सदा ही माँ माँ की रट लगाए रहते थे। उन्होंने फिर एक पत्र राधा कृष्ण जी को शीघ्र ही तारीख निश्चित करने के लिए लिख भेजा। उधर राधा कृष्ण जी दूसरी ही बात तय कर रहे थे। उन्होंने सीताराम जी के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि गौरी की माँ पुराने ख्याल की हैं, वे बिना जन्म पत्री मिलवाए विवाह नहीं करना चाहती, अतएव आप अपनी जन्म पत्री भेज दें। पत्र पढ़ने के साथ ही सीताराम जी को यह समझने में देरी न लगी कि यह विवाह न करने का केवल बहाना मात्र है, किंतु फिर भी उन्होंने जन्म पत्री भेज दी। जन्म पत्री भेजने के कुछ ही दिन बाद उत्तर भी आ गया कि जन्म पत्री नहीं मिलती, इसलिए विवाह ना हो सकेगा, क्षमा कीजिएगा। तो ये जानते थे कि बहाना कर रहे हैं, इन्हें तो शादी विवाह करना ही नहीं है ना। राधा कृष्ण जी को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था, जो उनकी समझ में गौरी के बहुत योग्य था। धनवान ये भी अधिक न थे, पर अभी अभी नायाब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे। आगे और भी उन्नति की आशा थी। बीए पास थे, देखने में अधिक सुंदर ना थे, बदशक्ल भी कहे जा सकते थे, पर पुरुषों की भी कहीं सुंदरता देखी जाती है। उम्र कुछ अधिक ना थी, यही 24-25 साल। लेने देने का झगड़ा यहाँ भी ना था। पहली शादी थी और माँ बाप भाई बहन से भरा पूरा परिवार था। राधा कृष्ण जी इससे अधिक और चाहते भी क्या थे। ईश्वर को उन्होंने कोटिशः धन्यवाद दिए, कोटिशः यानी करोड़ों बार धन्यवाद किया, जिसकी कृपा से ऐसा वर उन्हें गौरी के लिए मिल गया। तो ठीक है, विवाह आगामी आषाढ़ में होना निश्चित हुआ। आगामी यानी जो आने वाला आषाढ़ महीना था। दोनों तरफ से विवाह की तैयारी हो रही थी। राधा कृष्ण जी बड़ी तन्मयता के साथ गहने कपड़ों का चुनाव करते थे। सोचते थे देर में शादी हुई तो क्या हुआ, वर भी तो कितना अच्छा ढूंढ निकाला है। कुंती भी खुश थी। उसकी आंखों में वह दृश्य झूलने लगता था कि उसका दामाद छोटा साहब हो गया है। बेटी दामाद छोटे छोटे बच्चों के साथ उससे मिलने आए हैं, किंतु बच्चों की बात सोचते ही उसे सीताराम जी के दोनों बच्चे तुरंत याद आ जाते। और आ जाती याद सीताराम जी की बात, बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। फिर वह सोचती हूँ दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, कर लें शादी, क्या मेरी गौरी ही है। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न थे, पर गौरी से कौन पूछता कि उसके हृदय में कैसी हलचल मची रहती है। रह रहकर उसे उन बच्चों का भोला भाला मुंह और मीठी मीठी बातें याद आ जाती हैं, और साथ ही याद आ जाते विनयी नम्र और सादगी की प्रतिमा सीताराम जी। उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप ही झुक जाता। देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उसके हृदय में बड़ा सम्मान था। सीताराम जी ने भी तो वीर बनकर देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। उत्सर्ग करना यानी त्याग कर दिया। नहीं तो बीए पास करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर उन्हें भी नायाब तहसीलदारी न मिल जाती। मिलती क्यों नहीं, पर सीताराम जी सरकार की गुलामी पसंद करते तब ना।
दूसरी ओर थे उनके होने वाले वर नायाब तहसीलदार साहब, जिन्हें अपने आराम अपनी ऐश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरा से इंगित मात्र पर निरीह देशवासियों के गले पर छुरी फेंकने में जरा भी संकोच या हिचक नहीं, जिनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े फेंक दिए जाते और वे दुम हिलाते हुए निंद से निंद कर्म करने में भी किंचित लज्जित नहीं होते। निंद से निंद यानी जिसकी हम निंदा करते हैं, जिसको हम घृणा वाला समझते हैं, जिससे नफरत करते हैं, ऐसा भी काम करने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। उनके अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं होती। घृणा से गौरी का जी भर जाता, किंतु उसके उन मनोभावों को जानने वाला यहाँ कोई भी ना था। वह रात दिन एक प्रकार की अव्यक्त पीड़ा से विकल सी रहती, विकल यानी व्याकुल सी रहती। बहुत चाहती थी कि अपनी माँ से कह दे कि वह नायाब तहसीलदार से शादी ना करेगी, किंतु लज्जा उसे कुछ भी ना कहने देती। ज्यों ज्यों विवाह की तिथि नज़दीक आती, गौरी की चिंता बढ़ती ही जाती। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर कर लेंगे। धन्यवाद।